जो मुल्क दहशतगर्दों की पनाह के लिए जाना जाता है, जिस मुल्क में छिपे बैठे दहशतगर्द दशकों से हिंदुस्तान के लिए दहशत की वजह बने रहे हैं। आतंकी वो बड़े बड़े नाम जो हिंदुस्तान में कई धमाकों के मास्टरमाइंड रहे, लेकिन इन दिनों अपने ही मुल्क की सड़कों पर निकलने में डरने लगे हैं। जो आतंकी सरेआम जनसभाएं करते थे, वो अपने बिलों में छिपे बैठे हैं। और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों में ये खौफ है अज्ञात का। वही अज्ञात जो आंधी की तरह आता है, अपने टारगेट का शिकार करता है और तूफान की तरफ फरार हो जाता है। इस अज्ञात का खौफ आतंकियों में ही नहीं, आतंकी आकाओं में भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा कई आतंकियों को तथाकथित जेलों में डाला हुआ है ताकि पाकिस्तान इन्हें बचा कर रखे। इतना ही नहीं, इन सलाखों के पीछे भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इनकी सुरक्षा में लगी है। तो दूसरी ओर जो आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला करते थे, वो आजकल अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ज्यादातर आतंकियों ने नमाज के लिए मस्जिदों में जाना तक बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि कब कौन सी नमाज उनके लिए आखिरी नमाज साबित हो जाए। ऐसे में हाईटेक स्टूडियो से आज आपको बताऊंगी अज्ञात के तूफान से आखिर आतंकियों के लिए क्यों अनसेफ हो गया है आतंकिस्तान। आतंकियों में अज्ञात की दहशत इस कदर होने की वजह है अज्ञात की दहशत। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में हिजबुल आतंकी सज्जाद की मौत हुई है। रहस्यमयी हालात में मरा मिला सज्जाद अहमद। सज्जाद के साथियों का दावा है कि किसी अज्ञात शख्स ने इसकी जान ले ली है। हालांकि घटना को लेकर पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं आई। सज्जाद अहमद की मौत को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। घटना पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के भीतर संभावित अंदरूनी संघर्ष या आपसी रंजिश की ओर इशारा भी कर सकती है। और चलिए आपको ये बताती हूँ कि आखिर कौन था सज्जाद अहमद। तो इसको ऐसे जानिए कि कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन का रहने वाला था सज्जाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सज्जाद की मौत हो गई है। सज्जाद अहमद 1997 में पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान जाने के पीछे हथियारों की ट्रेनिंग सज्जाद का मकसद था। तब से ही पाकिस्तान में ही काम कर रहा था सज्जाद। जम्मू कश्मीर के कई टेरर एक्टिविटीज से भी इसके लिंक जुड़े हुए नजर आए। इस बीच बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, लश्कर के आतंकी अबू सखर मकसूद की भी मौत हुई है। इलाज के दौरान अबू सखर मकसूद की जान गई। अबू सखर मकसूद की मौत की वजह हालांकि अभी साफ नहीं है। आधिकारिक तौर पर बीमारी की वजह से अस्पताल में मौत इसे बताया गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान में जारी अज्ञात हमलावरों की कार्रवाई या आंतरिक गुटबाजी से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब आपको ये भी बताती हूँ कि अबू सखर मकसूद कौन था, ये लश्कर के आतंकी के बारे में ज्यादा जानकारी क्या है। तो इलाज के दौरान अबू सखर की मौत हो गई है। भारत में कई आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं उसमें काफी एक्टिव ये रहा था। अबू सखर की मौत को रहस्यमय माना जा रहा है कि मौत की वजह क्या है। लश्कर में हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स का काम अबू सखर देखा करता था। नेटवर्क इसका जो था जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी काफी सक्रिय था। घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई में ये मदद किया करता था। पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का सिलसिला जारी है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अहमद सज्जाद की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। अहमद सज्जाद की अगर बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और पाकिस्तान में काफ़ी समय से छिपकर रह रहा था। इतना ही नहीं, कई आतंकी गतिविधियों में वो शामिल रहा है और कई लोगों की उसने जान ली थी। बहरहाल किन हालात में उसकी मौत हुई है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा के एक आतंकी की इलाज के दौरान भी मौत हुई है और ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो एक के बाद एक कई आतंकी संगठनों के आतंकियों की अज्ञात हमलावरों द्वारा या रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। 2026 की अगर बात करें तो 30 से ज़्यादा आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की रहस्यमयी हालात में मौत हुई है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की बात की जाए तो 2023 के बाद से ही एक के बाद एक कई आतंकियों की या तो अज्ञात हमलावरों द्वारा हमले में या फिर रहस्यमय स्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल इन मौतों के पीछे
कौन शामिल है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं वो इसको लेकर अलर्ट हैं। वहीं भारतीय एजेंसियों की बात की जाए तो भारतीय एजेंसियों की पैनी नज़र है। जाहिर तौर पर इन आतंकवादियों की अगर बात की जाए तो कई आतंकी ऐसे रहे हैं जो बेहद खूंखार रहे हैं, उन पर कई आतंकी घटनाओं का आरोप रहा है। ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो रही है, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन मौतों के पीछे कौन। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। हाल के दिनों में कई नामी आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया है। अब आपको बताते हैं कि इस साल मारे गए आतंकियों के बारे में जो अज्ञात का निशाना बने, तो कौन कौन से वो खूंखार आतंकी थे। तो 1 मई 2026 को इस्लामाबाद में मरा हुआ मिला था आतंकी सज्जाद अहमद, जो हिजबुल से जुड़ा हुआ था। किसी अज्ञात शख्स पर हत्या करने का दावा किया गया। इसके बाद बात करें तो शेख यूसुफ आफरीदी, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी, जो 26 अप्रैल 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में इसकी मौत हुई थी। हाफिज सईद के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आमिर हमजा भी एक बड़ा नाम, लश्कर का संस्थापक। 16 अप्रैल 2024 को लाहौर में जानलेवा हमला इसके ऊपर हुआ था। इलाज के दौरान हमजा की मौत का दावा किया गया। 26/11 समेत कई हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा था। इसके बाद बात मोहम्मद ताहिर अनवर की, जैश ए मोहम्मद का ये एक्टिव मेंबर था। 30 मार्च 2026 को बहावलपुर में भी इसकी मौत हो जाती है। मसूद का बड़ा भाई संदिग्ध तरीके से मरा हुआ मिलता है। 2001 से लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग का जिम्मा इसने संभाल रखा था। इसके बाद बात करें मुफ्ती शाह मीर अजीज बिजेंजो की, 7 मार्च 2026 को बलूचिस्तान में से गोली मार दी गई। कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में ये आतंकी शामिल था। आईएसआई का मुखबिर था। बलूचों की जानकारी भी इसकी ओर से दिया जाता था। अब बात रजा-उल्लाह निजामानी की, लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी, 2005 के IISc बेंगलुरु हमले का ये मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने इसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब्दुल रहमान लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी, लश्कर का मुख्य फाइनेंसर और हाफिज का बेहद करीबी माना जाता था। कराची में अज्ञात हमलावरों ने इसे भी मार दिया था। बात अदनान अहमद की, ये भी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। कराची में इसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने इसकी जान ले ली थी। हाफिज सईद का एक बहुत ही खास गुर्गा अदनान को बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात जहूर मिस्त्री की करते हैं। जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। 1999 के IC 814 हाईजैक मामले का मुख्य आतंकी था। कराची में अपनी पहचान बदलकर ये रह रहा था, जहां अज्ञात हमलावरों ने इसे खत्म कर दिया। मौलाना रहीम उल्लाह तारिक की अब बात करते हैं। जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर का बेहद करीबी था। कराची में से भी अज्ञात हमलावरों ने ही गोली मार दी थी। तो ये तमाम लिस्ट है उन कुख्यात आतंकियों के जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। इस बीच जो आतंकी अब तक भारत और दुनिया के लिए दहशत बने हुए हैं, अब वो खुद दहशत में हैं। समझाती हूँ कैसे। तो पाकिस्तान में पिछले दिनों कई आतंकी मारे गए हैं, जिनके नाम भी हमने आपको दिखाए। अज्ञात से पाकिस्तान की में मौजूद जो दहशतगर्द है, उनमें डर का माहौल है कि न जाने कब कहां से कोई अज्ञात आ जाए और गोली मारकर चला जाए। जेल में कथित तौर पर बंद आतंकियों की सुरक्षा को भी इस लिहाज से बढ़ा दिया गया है। ISI जेल में बंद आतंकियों को पूरी तरह सुरक्षा दे रही है और जानबूझकर उनको जेल में बंद ही रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। खुलेआम घूमने वाले कई आतंकी तो अंडरग्राउंड पहले ही हो चुके हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कमांडर ज़की-उर-रहमान लखवी भी ISI की सुरक्षा के घेरे में है। तो हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन की भी सख्त सुरक्षा कर दी गई है ISI की तरफ से। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को भी ISI की सुरक्षा मिली हुई है और इसके अलावा D कंपनी और लश्कर-ए-ज़ब्बर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई दूसरे आतंकी संगठनों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी गई हैं अज्ञात हमलावरों से बचने के लिए। इसके अलावा बीते सालों में अब तक पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के कई नाम दुनिया से तो मिट चुके हैं। कौन कौन है वो भी आपको बताते हैं। तो पिछले कुछ सालों में कई बड़े आतंकियों की मौत हुई है। हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर की हत्या की गई। पीर को रावलपिंडी में अज्ञात ने गोली मार दी थी। अलबद्र का कमांडर खालिद रजा कराची में ढेर किया गया। सैयद नूर शालूबर की भी हत्या इस लिहाज से कर दी गई थी। हाफिज के करीबी सरदार हुसैन अरेन की भी हत्या हो गई थी। तो सितंबर में अबू कासिम नाम का आतंकी मारा गया था। अक्टूबर में बात करें तो शाहिद लतीफ की सियालकोट में हत्या कर दी गई थी और साथ ही मुल्ला बहौर उर्फ हुरमुज को बलूचिस्तान में खत्म कर दिया गया था। और साथ ही दाऊद इब्राहिम का शूटर मोहम्मद सलीम भी मारा गया था। इसी तरह ख्वाजा शाहिद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। नवंबर में अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई थी। जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीम को भी गोली मारकर उसकी जान ले ली गई थी। सियालकोट में मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मार दी गई थी। इसके अलावा लश्कर आतंकी हंजला अदनान को कराची में उसकी जान ले ली गई थी। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इस्सार भी मारा गया। जैश ए मोहम्मद के मौलाना सलमान अजहर की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। तमाम वो आतंकी नाम है जिनको ढेर किया गया है। वैसे ज्यादातर आतंकियों की मौत का जो पैटर्न रहा है, तरीका रहा है, वो एक जैसा ही रहा है। लेकिन अब आपको बताती हूँ कि आखिर इन आतंकियों को मारा जा रहा है तो कैसे मारा जा रहा है।
होता क्या है कि बाइक से सबसे पहले अज्ञात हमलावर अचानक से आते हैं, टारगेट जो आतंकी रहता है उसको सेट करते हैं, उसको गोली मार देते हैं और हमले के बाद अचानक से जो अज्ञात हमलावर होते हैं बाइक पर वो फरार हो जाते हैं। और ज्यादातर जो ऐसी घटना हुई है वो नमाज के फौरन बाद हुई है, यानी कि नमाज करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आतंकी बाहर निकलते हैं किसी मस्जिद से या किसी जगह से जहां उन्होंने नमाज अदा की, वहीं पर उन्हें गोली मार दी जाती है। कुछ आतंकियों को घर के पास भी हालांकि गोली मारी गई है। ज्यादातर आतंकियों की पहले से रेकी भी की गई है। कई आतंकियों को रूटीन फॉलो करके मारा गया है, उनको टारगेट सेट किया गया है। इधर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताती हैं, दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची की संपत्ति पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। वॉली के बड़े प्लॉट समेत 14 विदेशी यूनिट्स अटैच किए गए हैं। मुंबई से दुबई तक फैली प्रॉपर्टीज अब ईडी के निशाने पर है। दरअसल मुंबई कोर्ट ने ईडी को इकबाल मिर्ची और परिवार के अतिरिक्त संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति दे दी है। इन संपत्तियों में मुंबई के वॉली की प्राइम लैंड और दुबई के रियल एस्टेट यूनिट्स शामिल हैं। इसके अलावा दुबई में कुछ संपत्तियां शामिल हैं। इनकी खरीद अपराध के रास्ते से कमाए गए पैसों से की गई थी। ईडी ने बताया कि मिर्ची को 2021 में ही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था और अब उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मिर्ची को 2021 में ही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था और उसके बाद उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया, क्योंकि इसकी जो ज्यादातर संपत्तियां हैं वो उस तरह के धन से कमाई गई हैं, खरीदी गई हैं जो कि अपराध के रास्ते से कमाए गए थे और इसीलिए इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई कोर्ट ने ईडी को इकबाल मिर्ची और उसके परिवार की जो अतिरिक्त संपत्तियां उसे अटैच करने की इजाजत दे दी है। इन संपत्तियों में मुंबई के वॉली की प्राइम लैंड और दुबई के रियल एस्टेट यूनिट्स भी शामिल है। इसके अलावा दुबई में भी कुछ इसके संपत्तियां हैं। इनकी खरीद अपराध के रास्ते से कमाए गए पैसों से की गई थी और ये इकोनॉमिक ऑफेंडर क्योंकि है इसलिए इसके ट्रस्ट और परिवार के नाम पर जो संपत्तियां छिपाई गई थी उनको कुर्क करने की, उन्हें जब्त करने की अनुमति कोर्ट की तरफ से ईडी को दे दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी का बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्ति अटैच की जाएगी। वॉली के सभी बड़े प्लॉट्स इसके 14 विदेशी यूनिट्स अटैच होंगे। मुंबई से दुबई तक फैली प्रॉपर्टीज पर ईडी लगातार टारगेट कर रही है, निशाना लगा रही है और दरअसल मुंबई कोर्ट ने ईडी की इकबाल मिर्ची और परिवार की जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं उसे अटैच करने की अनुमति दे दी है। तो आपको भी बता दें कि इकबाल मिर्ची जो है वो डी कंपनी का गैंगस्टर है और दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ रह चुका है। जी हाँ, राइट हैंड रह चुका है उसका। इकबाल मिर्ची की संपत्तियों को लेकर क्या कार्रवाई हुई है और ये एक्शन कितना बड़ा है वो भी मैं आपको लगातार बता रही हूँ। तो इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा रही है। पीएमएलए और एफईओ एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के वॉली में 3 बड़े प्लॉट्स ईडी ने जब्त किए हैं, जिनमें राबिया मेंशन है, मरियम लॉज है और सी व्यू शामिल है। कुल 4970 वर्ग मीटर एरिया की प्रॉपर्टी पर यह एक्शन हो रहा है। दुबई में 14 रियल एस्टेट यूनिट पर भी ईडी की नजर है। होटल मिडवेस्ट शामिल है। होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट और डीईसी टावर्स की भी जांच ट्रस्ट और परिवार के नाम पर छिपाई गई थी। और अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं, बताएं अनुज। जी बिल्कुल, करीब 700 करोड़ की संपत्ति जो है वो इकबाल मिर्ची की अटैच की गई है। जाहिर तौर पर ईडी की जांच में ये सामने आया था कि अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई। बाकायदा ट्रस्ट और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई और कहीं न कहीं ये पैसा जो है वो इकबाल मिर्ची से ही ताल्लुकात रखते थे। इकबाल मिर्ची ने जिस तरीके से अवैध तरीके से ये पैसे कमाए थे, उसी पैसे से उसने न सिर्फ मुंबई के वर्ली में प्लॉट खरीदे, इसके अलावा दुबई में भी रियल एस्टेट के कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसने खरीदे थे, जिसको कहीं न कहीं पीएमएलए के तहत अब ईडी ने अटैच किया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में ईडी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया था कि किस तरीके से इस पैसे को घुमाने की कोशिश की गई थी, यानी साफ तरीके से अवैध तरीके से जो संपत्ति कमाई गई थी उसे परिवार और ट्रस्ट के नाम पर इस तरीके से घुमाया गया ताकि ये पैसा इकबाल मिर्ची से जुड़ा हुआ न लगे। लेकिन जांच के दौरान साफ तौर पर यह सामने आया, इकबाल मिर्ची जो कि दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था और ये किसी से
छिपा नहीं है कि किस तरीके से जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खौफ चलता था, किस तरीके से दाऊद और इकबाल मिर्ची ने अवैध तरीके से पैसे कमाए, अवैध वसूलियां की और कई ऐसे गुनाह थे जिसके जरिए ये पैसे जो है वो कमाए गए थे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है जब इकबाल मिर्ची की ये प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई है। न सिर्फ देश की बात करें बल्कि विदेशों में भी ये प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई थी, जिसमें अपार्टमेंट शामिल है, एक होटल शामिल है, इसके अलावा 14 रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है जो कि विदेशों में जब्त किया जाएगा।